प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में जनता से काम करने के लिए और समय की मांग की है। पीएम मोदी ने जमुई में कहा कि मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि सारे काम कर लिए गए हैं। वो 70 साल में यह वादा नहीं कर सके तो मैं 5 साल में कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे निरंतर प्रयास के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। धन्यवाद करना चाहता पासवान जी समय गया जी के कार्यक्रम के लिए वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए यहाँ की टीम ने, यहाँ के नेतृत्व ने, नीतीश जी, रामविलास जी, सुशील जी, नित्यानंद जी, रविशंकर प्रसाद जी ने सबने मिलकर के जो मेहनत की है, परिश्रम किया है और आज बिहार का नाम रोशन किया है, उन सबका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। बिहार के इन दिग्गज नेताओं ने आपके चौकीदार को और मजबूत किया है। भाइयों और बहनों, चौकीदार के लिए स्वहित से ऊपर जनहित होता है। साथियों, जो लोग सिर्फ सत्ता के जीते, सत्ता के लिए जीते हैं, वो राष्ट्रहित के बारे में कभी सोच नहीं सकते। आपने भी महामिलावट के कई रंग देखे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सीएम श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी का बयान सुनकर के पूरा देश चौंक गया। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री पद होना चाहिए, ऐसी मांग रखी। मैं जरा आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सुख, ये जो दूर दूर खड़े हैं वो भी जवाब देंगे? क्या बताइए, भारत में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए क्या? क्या भारत में 2 प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करेगा क्या? एक हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, एक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री, ये हो सकता है क्या? किसी को भी मंजूर है क्या? आपका विरोध है कि नहीं है? आप डट करके विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन आप देखिए, जो बात यहां गांव के लोगों को समझ आ रही है, पढ़े लिखे हो अनपढ़ को उनको समझ आती है, ये बात कांग्रेस को, आरजेडी को, इनके सभी महामिलावटी नेताओं को समझ नहीं आ रही है। तो आपको समझ आ रहा है, वो उनको समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ है, कल से उमर अब्दुल्ला जी ने बयान दिया, मैंने कल से उनको चुनौती दी है कि ये सारे उनके साथी दल देश को विश्वास दें कि ये 2 प्रधानमंत्री वाली मांग वे उससे सहमत नहीं है। ये उनके सभी साथी दलों ने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कांग्रेस ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? आरजेडी ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? उनके सभी महामिलावटी लोगों ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? लेकिन पता नहीं साफ सुन गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनका कोई साथी तो विरोध करे, लेकिन सबने चुप्पी साध ली। उनकी ये चुप्पी ही उनकी असलियत को सामने ला रही है। मैं देश
से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर, कश्मीर पर, हमारे वीर जवानों पर, हमारे सुरक्षा बलों पर जो ये जवाब बयान दे रहे हैं, जो भांति भांति के वादे कर रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुने, समझे और उनका हिसाब चुनाव में चुकता होना चाहिए। उनके बयान इस बात का सबूत है कि उन्होंने कैसे दशकों तक देश चलाया और वो देश को किस अस्थिर स्थिति तक ले आए, ये हम भली भांति जानते हैं और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आगे भी कितना अस्थिर करना चाहेंगे, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। साथियों, ये लोग ऐसे विचारों के साथ खड़े दिखते हैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के खिलाफ है। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वाले भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाली गैंग को समर्थन देने वाले लोग हैं। साथियों, आप भी जानते हैं कि पुलवामा हमले के बाद देश के वीर सपूतों ने किस तरह अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। भारत के इतिहास में पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने का काम हमारे जवानों ने किया। आज पूरी दुनिया आतंक पर हमारे प्रहार की चर्चा कर रही है, लेकिन महामिलावटी कहते हैं, मोदी सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। क्या ये हमारे विरोधियों की भाषा से आप सहमत हैं? देश की सेना पर आपको भरोसा है? मुझे जरा पूरी ताकत से बताइए, देश की सेना पर आपको भरोसा है? देश के वीर जवानों पर भरोसा है? देश की सेना जो कहे उसमें आपका विश्वास है? आपका है, लेकिन कुछ लोगों ने तो सेना को ही अपना दुश्मन बना लिया है। उनको लगता है कि सेना पराक्रम करती है और फायदा मोदी को मिल रहा है, इसलिए अब सेना पर ही परेशानी पैदा करने के रास्ते खोज रहे हैं। भाइयों बहनों, इस देश की सेना को परेशान करके हम देश का भला कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, हमारी जीवन आसान हो सकता है। लेकिन ये बातें ये लोग बोल रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें भारत के सपूतों पर भरोसा है या पाकिस्तान के कपूतों पर भरोसा है। हर कोई हर बात
बिल्कुल वैसी बातें करते हैं जैसी पाकिस्तान करता है। ये हिंदुस्तान के सियासी दल का ये पाकिस्तान के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। जमुई, नवादा और मुंगेर को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या फिर पाकिस्तान के पक्षकार चाहिए? पाकिस्तान के पक्षकारों को सजा देंगे, पाकिस्तान के पक्षकारों को सजा देंगे। साथियों, केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार आज भारत को मजबूती की तरफ ले जा रही है। चाहे आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद, हमारी नीति साफ है। भारत को आंख दिखाने का काम जो भी करेगा उसे नरमी से नहीं निपटा जाएगा। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहे वो नक्सलियों को वैचारिक चारा देने वाले लोग हो या फिर उनका शरण देने वाले लोग। साथियों, अगर कोई नौजवान भटके हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का हर संभव प्रयास हमने किया। यूपीए के आखिरी 5 वर्ष में नक्सली माओवादी विचारधारा से प्रभावित जितने युवाओं ने सरेंडर किया, उससे 2.5 गुना ज्यादा युवा पिछले 5 साल हमारी सरकार के दरमियान रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में वापस आए। साथियों, जब भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में आते हैं, पूरी शासन प्रणाली को रिवर्स गियर में ले जाते हैं। सीधी चल रही देश की गाड़ी के ले जाते हैं। देखिए, जो महंगाई नियंत्रण में रहनी चाहिए, वो कांग्रेस सत्ता में आते ही महंगाई बढ़ने लगती है, आतंकवादी वारदातें बढ़ने लगती है, देश में हिंसा बढ़ने लगती है, असंतोष बढ़ने लगता है, भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, कालाधन बढ़ने लगता है। और कमी क्या होती है? देश की समृद्धि कम होने लगती है, देश की सांस कम होने लगती है, सैनिकों का मनोबल कम होने लगता है, ईमानदारी का सम्मान कम होने लगता है। ऐसी रिवर्स गियर वाली पार्टियों ने किसी राज्य का और न ही देश का भला कर सके। साथियों, रिवर्स गियर वाली इन पार्टियों को न तो दलितों और पिछड़ों के न तो मान की चिंता है और न ही उनके काम की परवाह। दलितों पिछड़ों के नाम पर आज के नए राजघराने सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहती है। आपकी ये दशकों पुरानी मांग थी, लेकिन जब भी केंद्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी की सरकार बनी, उन्होंने ओबीसी कमीशन बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारी सरकार बनने के बाद एनडीए सरकार ने जब इस काम के लिए कदम बढ़ाया, तो ये पिछड़ों की बातें करने वाले नेताओं ने ओबीसी कमीशन की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। साथियों,
नीयत साफ थी, इसलिए सारी अड़चनें दूर करते हुए ओबीसी कमीशन का संवैधानिक दर्जा देने का काम एनडीए की सरकार ने कर दिया। और मैं समझता हूं ये बिहार के लिए तो दोहरी खुशी की बात नहीं है कि संविधान का दर्जा मिलने के बाद जो आयोग के पहले चेयरमैन बने माननीय भगवान लाल साहनी जी, वो भी इसी बिहार की धरती के मुजफ्फरपुर के सपूत। भाइयों और बहनों, ये भी याद करिए, कांग्रेस ने हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब के साथ क्या सलूक किया। उन्हें हराने के लिए कांग्रेस ने कितनी साजिशें रची थी, ये भी आज की युवा पीढ़ी और हमारे युवाओं को जानना जरूरी है। सोचिए, कांग्रेस ने बाबा साहब की याद तक को भारत के जनमानस से मिटाने की साजिश रची। अपने परिवार को भारत रत्न देना कांग्रेस को याद रहा, लेकिन बाबा साहब याद नहीं आए। बाबा साहब को भारत रत्न मिला तो बीजेपी और उसके सहयोगियों के लगातार प्रयास की वजह से मिला। भाइयों और बहनों, बाबा साहब का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, उतना किसी और दल ने नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जो किया था, उसके बाद मैं मानता हूं कि जो भी बाबा साहब को पूजनीय मानते हैं, वो कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते। लेकिन कुछ राजनीतिक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, सत्ता पाने के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आपातकाल में जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, आदर्शों की बातें करते थे। ये वही जमात जो कभी जेपी कहा करती थी, वो आज कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। भाई, सत्ता का मोह क्या स्वाभिमान से बड़ा होता है? खैर, जिन्होंने बिहार के स्वाभिमान की चिंता नहीं की, उनसे इस बात की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। भाइयों और बहनों, बाबा साहेब का मान सम्मान किसी भी राजनीतिक दल की ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊंचा। कांग्रेस द्वारा उनका अपमान हम इतिहास से नहीं मिटा सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उनका नाम सुनकर गर्व महसूस करें, उनसे प्रेरणा लें, इसके लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं। लंदन में जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, दिल्ली में जहां बाबा साहब का निधन हुआ, मुंबई में जहां चैत्य भूमि अंतिम संस्कार हुआ, उनके जीवन के इन महत्वपूर्ण 5 स्थलों पर हमने पंच तीर्थ तौर पर विकसित करने का काम एनडीए की सरकार ही कर रही है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला भी एनडीए की सरकार करने किया। साथियों, स्वार्थ की राजनीति करने वाले, भ्रम की राजनीति करने वाले, समाज को बांटकर, समाज को तोड़कर अपना भला करना चाहते हैं। हर चुनाव में आरक्षण का विषय लेकर के आ जाते हैं, आपको डराते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर लेगा। जब मोरारजी भाई की सरकार बनी तब भी ऐसी बातें की, जब अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसी बातें की, जब मोदी की सरकार बनी तब भी ऐसे बातें की। ये ऐसे ही झूठ चलाते रहते हैं। पहले के चुनाव में भी हुआ है और इस बार भी ऐसा किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं बिहार के लोगों को, देश के पिछड़े समाज, आदिवासी समुदाय, दलित,
भी आपके आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। एनडीए की केंद्र सरकार ने हाल में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, वो भी किसी का अधिकार छीने बिना किया। ये अलग से बनाई हुई व्यवस्था है और ये इतना बड़ा निर्णय किया, समाज में हमने दरार नहीं होने दी, सामाजिक एकता को तोड़ने नहीं दिया और यही सबको साथ लेकर के चलने की हमारी नीति का परिणाम है। साथियों, कांग्रेस की आरजेडी की बिहार विरोधी नीतियों की वजह से उनकी सरकारों ने देश के हिस्से को किस स्थिति की में ला करके छोड़ दिया था, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी, हमारे नंद कुमार जी, ये सब ने मिलकर एनडीए की सरकार ने स्थिति को बदलने का ईमानदार मेहनत से प्रयास किया। जमुई और आसपास के क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आकांक्षी जिलों की लिस्ट में रखे जाने के बाद जमुई में स्थितियां तेजी से सुधर रही है। अब तो जमुई, नवादा, शेखपुरा और मुंगेर के घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचने और सीएनजी की गाड़ियां चलाने का प्रबंध किया जा चुका है। इससे यहां उद्योग और रोजगार के अवसर भी चमकने वाले। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार की कोशिश है कि आपके जीवन को हर तरह से सुगम बनाया जाए। एनडीए सरकार द्वारा बिहार में कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दिया जा रहा है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना हो या फिर गंगा जी पर पुल बनाने का काम हो, यहां की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं सभी को पूरा करने के लिए काम निरंतर जारी है। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि से बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपयों की सीधी मदद खाते में जमा होनी शुरू हो चुकी है। जिन किसानों को अभी ये मदद नहीं मिली है, उनको भी ये बहुत जल्द पहुंचने वाली है। साथियों, बिहार के 1 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी इसी एनडीए सरकार ने की है। आयुष्मान भारत योजना से करीब 19,000 गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में हो चुका है। इसी तरह आज गरीबों को अपना पक्का घर मिल रहा है। गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनाए गए हैं। लाखों गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया है। सिर्फ 100 से 200 रुपये महीने जमा कराकर हमारे श्रमिक साथी 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की पेंशन पा सके, इसका प्रावधान भी एनडीए की सरकार ने किया है। साथियों, देश की सुरक्षा हो, गरीब किसान का सम्मान हो या भारत का अभिमान हो, हम सभी चौकीदारों को इसकी रक्षा करनी है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैंने सारे काम पूरे कर लिए। वो 70 साल के बाद भी दावा नहीं कर सकते, तो मैं 5 साल में कैसे कर सकता? अब भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने का मांगा है और इसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है और उसके लिए मुझे आपके निरंतर आशीर्वाद की भी जरूरत है। आप सभी 11 अप्रैल को एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करके फिर मोदी सरकार बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इतनी बड़ी तादाद में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं और मेरे साथ